परखना हो ना तो लाके मैदान में खड़ा कर दो और फिर देखो हाथ पे देर नहीं लगेगी लोगों को। मेरा पूरा विश्वास है वो जरूर आएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज वो नहीं आएगा और इस बात के लिए तुम्हें शक भी लगा सकता हूँ। बोलो देखो भाई। नमस्ते गोयल साहब। नमस्ते भाभी जी। आइए भाई। सक्सेना नहीं आए? अरे आएंगे ये कैसे कहा जाए है? कल तो जवानी की जोश और 10 करोड़ रुपए के लालच में उन्हें 10 साल की सजा बहुत आसान लग रही, लेकिन जब दिमाग ठंडा हुआ होगा ना तो 10 साल की सजा सुन करके ही कांप उठे हुए होंगे। चलेगा साहब? भाई मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज वो नहीं है। आपका सोचना ठीक हो सकता है पर आपका दावा गलत भी निकल सकता है गोयल साहब। क्या बात करते हैं आप? मैं इसी बात पे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। बोले ऐसी आप शर्त हार जाएंगे। अरे छोड़ो, आज तक हारा हूँ तो आज हार जाऊंगा। मालिक कौनो सक्सेना साहेब आए। अरे आए भेजो भाई भेजो, उन्हीं की कोई हरकत क्या हो गई। देखिए गोयल साहब अभी आप शर्त हार जाते हैं मेरा मुनाफा तय रहा। नमस्कार गोयल साहब। ओहो नमस्कार। इससे पहले कि हम लोग काम की बात शुरू करें तो एक बार कॉफी का हो जाता। कॉफी क्यों जी? मैं तो कहता हूँ एक एक पैक हो जाए। अरे चलेगा साहब, अभी कॉफी नहीं चले। ठीक है जी चले। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं। सुनो जरा राम सेवक से बोलो कि कॉफी बनाओ। भाभी जी मेरे लिए कम चीनी और स्ट्रॉ। सक्सेना साहब, भाई मैं ये कह रहा था कि एक बार आप पुनः विचार करें। देखिए क्या है कि 10 करोड़ रुपए तो मेरे लिए आम की खैर है, लेकिन आप अपनी जवानी के नाक ही 2 साल वहां बैठे। बात 10 साल की हुई है गोयल साहब। जानता हूँ बात 10 साल की, और ये भी जानता हूँ कि आप 2 साल से ज्यादा कैद की सजा नहीं काटे। ये मत भूलिए कि अनजाने में मिली हुई कैद की सजा से ज्यादा तकलीफ ये होती है जानबूझकर मिली हुई कैद। शक तोड़कर किसी पे समय आजाद हो जाने का जो अधिकार है यही आपके जीवन के लिए कारण है। इसका मुझे बहुत दुख है भाई। बेहतर होगा आप लोग कैद की शर्तों पर बात करें। क्यों सर? जी मेरा भी यही विचार है। चलिए भाई, मुझे भी कोई एतराज नहीं। ये लीजिए। ओहो कॉफी भी आ गई। चलिए बातचीत भी करते रहेंगे और कॉफी भी पीते रहेंगे। लाओ भाई लो। बोलू? जी सर। लिखिए कैद खाने के रूप में मैं अपने उस बंगले के उस कमरे का उपयोग करूंगा जो बागीचे की तरफ। एक मिनट गोयल साहब किस तरह पानी? बागीचे की तरफ इधर पूरब साइड। पर उस तरफ तो राम सेवक रहता है। तो क्या दिक्कत है? राम सेवक की कैद खाने का पहला आज से ठीक 5 दिन बाद सूर्य की पहली किरण के साथ ही सक्सेना साहब के कैदी जीवन की शुरुआत हुई और ठीक 10 साल बाद सूर्योदय के साथ ही ये आजाद हो जाए। इस बीच शर्त तोड़ने का कोई भी प्रयास मुझे 10 करोड़ रुपए देने से मुक्त कर दे। ये बात तो जाहिर है। कैद खाने की चाबी मेरे पास रहेगी, मेरा नौकर समय से चाबी ले जाएगा। वैसे गोयल साहब चूंकि कैद मजबूरी की नहीं तो हमें ये इस बात के लिए बात नहीं करना चाहिए कि कैदी हर हाल में कैद में ही रहे। कैद खाने में रहे, उसे कैद के अकेलेपन का पूरा एहसास। इन 10 वर्षों में सक्सेना साहब की किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी। इनसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मिल सकता है और वो है मेरा नौकर राम सेवक। फिर भी गोयल साहब रस्सी से बंधे जानवर को भी कभी कभार बाहर घुमाया फिराया जाता है। मेरा आपसे इतना आग्रह है कि आप इन्हें महीने में कम से कम 2 बार बाहर घूमने फिरने की छूट दें। लेकिन कैंपस के भीतर कैंपस के भीतर ही क्यों?
बात पूछूं? कैद में किताबें पढ़ने की छूट होगी? हाँ हाँ, किताबें तो मिलनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, आपको किताबें दी है बस। और चिट्ठियां लिखेगी? बिल्कुल नहीं, चिट्ठियां सिर्फ आप लिख सकते हैं, बाहर से कोई चिट्ठी में नहीं दी जाएगी। अच्छा एक बात साफ कर ले गोयल साहब, ये किताबें आई कहाँ से? और इन्हें किताबें मेरी तरफ से दी है। आपकी तरफ से? हाँ, वो भी मेरे पसंद। लेकिन मैं अपनी इच्छा तो जाहिर कर सकता हूँ ना कि मुझे किन विषयों पर किताब चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अंतिम निर्णय सिर्फ मेरा ही होगा। और गोयल साहब अखबार के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, कैदी को ऐसी कोई चीज नहीं दी जाएगी जिसका संबंध सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से। ये बात तो ठीक है आपने भाई, तभी तो कैदी को कैदी जीवन का पूरा एहसास हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, बजाने के लिए कोई साज चाहूँ तो? अरे वाह, आप सास भी बजाते हैं? जी बस अकेले में। अच्छा चलिए भाई ठीक है, आपको ये भी मिलेगा बस। जब गोयल साहब अब जब इतना सब कुछ हो गया है, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा और उदार हो। उन्हें महीने भर के लिए एक आध बोतल शराब की और कुछ पैकेट सिगरेट की दिया जाए। अरे नहीं तनेजा साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मान लीजिए जनाब, बाद में कहना पड़ेगा तनेजा भी कुछ समझता है। अच्छा भाई ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ बस। हाँ तो ठीक है सक्सेना साहब, ये लीजिए शर्तनामे पर आप अपने दस्तखत करिए। अरे करिए भाई, सोच क्या रहे हैं? मैं अपने पूरे होशो हवास में इस शर्तनामे की सभी शर्तें स्वीकार करता हूँ। हाँ गोयल साहब, हाँ जी। ये लीजिए, अब आप शर्तनामे पर अपने दस्तखत करिए। अच्छा मुझे डिसाइड करना है भाई। अच्छा भाई, ये मैं अपने पूरे होशो हवास में इस शर्तनामे की सभी शर्तें स्वीकार करता हूँ। अरे भाई तनेजा जी, गवाह के रूप में आप अपने रूप में सिग्नेचर करिए। अरे यार, तब तो बात होगी। हाँ, अब शर्तनामे की ये लीजिए सक्सेना साहब, शर्तनामे की आपकी कॉपी। और गोयल साहब ये लीजिए शर्तनामे की आपकी कॉपी। चलिए जी, अब जब सब कुछ हो ही गया है तो क्यों ना लेते लेते पैर हो जाए। बाबा लॉन में बहुत ठंड होगी, मैं क्या कहता हूँ मतलब बाहर में बैठते हैं। क्या करते हैं ना? जैसी आप लोगों की इच्छा। ठीक है, आइए भाई सक्सेना साहब, आइए सर। आइए भाई चलेगा जी। हाँ, वैसे मैंने सुना है सक्सेना अरे आप नाम से कोई छोटे भाई हो। अरे हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया। शुरुआत की है। নমস্কার বন্ধুরা, এই যে আপনারা দেখছেন সেটা হলো আপনার নাটক বাজি, এলাহাবাদের দলের থেকে করেছে, ব্যাক স্টেজ দলটার নাম। খুব সুন্দর নাটক, কিন্তু এখানের মধ্যে মিউজিক থাকাতে তো কপিরাইটের কথা চলে আসছে, তাই আমি বাধ্য হয়ে এই জায়গাটা আপনার কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। তো যাই হোক বন্ধুরা, নাটকটা খুব সুন্দর, এলাহাবাদের থেকে এসছে এরা, টিমটা খুব স্ট্রং, আর ওদের যে অভিনয় খুব ভালো ছিল, মিউজিক ভালো। তো যেটা ওদের আলোটা খুব সুন্দর। তো এখন কথা হলো কি, আপনার সকলেই জানেন যে কিছু জায়গার নাটকের মিউজিক থাকে, তো মিউজিক থাকায় আমিও সেভাবে আর খেয়াল করিনি যে মিউট করে দিব, তো সেই আর কি মিউট আমি করতে পারিনি, তো সেভাবে রেকর্ডিং চলে আসছে। কিন্তু আমি দেখলাম যে নাটকটা ভালো, তা আপনারা যারা নাটক ভালোবাসেন, নাটক প্রেমী,
তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বা তাদেরকে আবার সুন্দর করে একটা পরিবেশন করার জন্য চিন্তা করে আমি ভিডিওটা এডিটিং করলাম। এডিটিং করে আমি আবার নতুন করে পোস্ট করলাম। তো যাই হোক বন্ধুরা, তো আপনাদের সাথে কথা কিছুক্ষণ বললাম। তো ভিডিওটা এই যে মুহূর্তটা, সেই মুহূর্তটা আপনাদের সাথে আমি একটু কথা বলার সুযোগও পেলাম। তো মিউটটা কপিরাইট চলে আসছে, অন্যান্য কান্ট্রিতে নাকি এটা প্রবলেম হবে, তাই আমি আর সেই রিস্কটা নিলাম না, তাই এই ভিডিওটা করলাম। তো মাঝখানে আপনাদেরকে আমি একটা কথা অনুরোধ করি, যারা আমাকে ফলো বা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা কাইন্ডলি করবেন। আমাকে খুব ভালো বন্ধু হিসেবে পাবেন, তার সাথে একজন কন্টেন্ট মানে ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পাবেন। ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের পাশে আসবো। ধন্যবাদ বন্ধুরা, এখন থেকে আবার কন্টিনিউ দেখবেন। এখানে আমি ভিডিওটা আমার কথা শেষ করলাম, দেখুন এবার কি হয়। নমস্কার বন্ধুরা, আমারও সেই একই প্রবলেম। তো কপিরাইটের কথা চলে আসছে, তো এখানে আমি কথা বলতে বাধ্য হলাম। যাই হোক, তো এখানে হলো মিউজিক চলছে। তো এখানে সেই ক্যারেক্টারটা কিছুটা আতঙ্ক বা সেই মুহূর্ত আছে। তো আপনারা গল্পটা কিছুটা বুঝতে পারবেন। গল্পটা এখন বলে দিলে আপনাদের ভালো লাগবে না, তো আপনারা দেখুন হিন্দিতে। আর এটা এই ধরনের করা হয়েছে। তো এখানে মিউজিক আছে, মিউজিকের মধ্যে সে আতঙ্কময় মিউজিক, আর তার সাথে সাথে তার একটা পরিবর্তনের দেখা গেছে। সেই ক্যারেক্টার আতঙ্কময় পরিবেশে আছে, তার সাথে তার একটা পরিবর্তন, মানে ওর একটা যে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয়, হ্যাঁ সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তার কাছে যে বর্তমান অপ্রয়োজনীয়, সেটা এখানে ক্যারেক্টারটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে সেই জিনিসগুলো ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তা আপনারা সেই আসক্তি থাকা জিনিসগুলো সে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, তার একটা মনোবল, তার একটা পরিবর্তন। তো বন্ধুরা, এখানে সেই ধরনের মিউজিক রাইট আসাতে আমি আবার সেই কথা বললাম। তো চলুন আমরা আবার দেখি তো আগামী কি হয়। কিন্তু কিছু কিছু জায়গার মধ্যে মিউজিক থাকায় আমি সেটা পরিবর্তন করবো। ধন্যবাদ। क्या हुआ हुजूर? कोई गड़बड़ी है क्या? हम इसमें कुछ नहीं किया हुजूर। मालिक से जैसा मिला वैसे ही आई कि सीधे आपके दे दिया। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। लगता है हुजूर। बस ऐसे ये सारा सामान ले जाके मालिक को लौटा देना। ठीक। कहाँ को? एक चिट्ठी भी देता हूँ। नंबर का है। हम पढ़े लिखे भले नहीं हैं हुजूर, पर इतना तो जब करें लिखें, खूब खिसिया के चिट्ठी लिखें आप, और हमसे पूछें तो हम भी कुछ कुछ कह दे। एक तो बात पूछें हुजूर, बहुत दिन से मन में चलत रहा, मुदा आज पूछा था। क्या बात है, पूछो। आपसे कोई गलती भई रही का? क्यों? नहीं, यहाँ देख के मन में लगा कि आपसे कोई गलती जरूर भई रही, तभी तो आप यहाँ। वैसे तो हम बहुतन के जानी थे, जौन बेचारे बिना कसूर के जेल गए, मुदा वो सब छोट मोट आदमी रहे, कोई देखनहार नहीं रहा। मैं तुम्हें बड़ा आदमी लगता हूँ क्या? अरे राम राम कहें हुजूर, आप नहीं तो आखिर में बड़े आदमी होते कैसे हैं? अच्छा आप ही बतावें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लो ये चिट्ठी। ये सारा सामान लौटाते समय मालिक को ये चिट्ठी भी दे देना, ठीक है? ठीक है हुजूर। जाओ। अच्छा हुजूर, हाँ। राम राम। তো দেখছেন এখানে হলো ছেলের যে ক্যারেক্টারটা, সেটা হলো এক ধরনের জেলের বা কারাদণ্ড ভোগ করছে। তার কথাতে সেভাবে 10 বছরে সে 10 কোটি টাকার মানে একটা বাজি ধরেছে। তো সেই ধরনের একটা বাজি চলছে এখানে। তো ওই ক্যারেক্টার একটা রুমের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে সেই কারাদণ্ড ভোগ করার একটা সেই প্রসেস সে নিজে নিয়েছে।
10 কোটি টাকার উদ্দেশ্যে। क्यों? इधर बहुत दिन से सक्सेना की आवाज नहीं सुनाई दी। तुमने सुना है क्या? हाँ, लेकिन ठीक है। बेसुरी आवाज में कुछ गा रहा था। नहीं, पहले जैसे अक्सर वो आधी आधी रात को पागलों की तरह चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, अब वैसा नहीं करता है। क्यों? आपसे लोग तो बता रहा था, अब ज्यादा समय आपको पढ़ता रहता है या माउथ मॉडल बजाता रहता है। ठीक है यार, माइका माइक के ठेके से तो इस बार फायदा हुआ है, और पटसन का धंधा तो पूरा लॉस हो जाएगा। मालकिन ये सब लौटा दिए। क्यों? कुछ कहा है क्या? ये चिट्ठी दिए हैं। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ और ये सामान स्टोर में ले लो। अरे जोर से पढ़ो तो बोला, लिखा क्या है? मिस्टर गोयल, आपकी भेजी जासूसी किताबों ने मुझे बेकार समय काटने में काफी मदद की है। धन्यवाद। पर अब मैं चाहूंगा आप कुछ अच्छे उपन्यास, कहानी की किताबें, साथ ही भाषा शास्त्र और दर्शन शास्त्र की कुछ और किताबें मुझे उपलब्ध कराएं। किताबों के नाम दिया है क्या? नहीं, शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट वापस कर रहा हूँ। जब तक दोबारा मांग ना करूँ ना भेजें। इतने दिनों तक शराब पीने के बाद मैंने महसूस किया है कि शराब इच्छाओं को खामखा उत्तेजित करती है। क्या हो गया बेटा? मैंने महसूस किया है कि शराब इच्छाओं को खामखा ये तो आप बोल चुकी हैं, आगे क्या लिखा है? हाँ, आगे लिखा है, किसी कैदी में इच्छाओं का बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर एक अच्छी शराब पीने के बाद अपने आसपास किसी दूसरे को ना देखने से बढ़कर दुखदाई कोई दूसरी बात नहीं है। सिगरेट के धुएं से सब कोठरी की हवा दूषित होती है और अभी मुझे यहाँ काफी दिन गुजारने हैं। धन्यवाद। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नॉनसेंस। बुरा क्या है? आपका घर भी तो बता रहा है। अरे यार, तुम नहीं 2 साल में छोड़कर भाग गए, लेकिन इस तरह की बातों से मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है। मैं तो हमेशा से कहती रही हूँ, वो आपसे 10 करोड़ रुपए लिए बिना मानेगा नहीं। अरे यार, इतना ही नहीं, मेरी किताबें भी खराब कर देता है, उस पे कमेंट लिख देगा, अंडरलाइन कर देता है उस पे। आप क्यों छटपटा रहे हैं? पहले तो किताबें इन्हें मेरी तरफ से दी जाएंगी। अच्छा छोड़ो, सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर, ठीक है? তো বন্ধুরা এখানে দেখছেন, তো আবার সেই মিউজিক থাকায় আমি কথা বললাম। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু এখানের মধ্যে আপনার ক্যারেক্টার নীরবতা চলে আসছে, তারপরে নতুন দৃশ্যতে প্রবেশ করলো। তো সেই প্রবেশ করার সাথে সাথে আমি अरे हाँ, आज सही समय पर आए हो। मालकिन कुछ कह रही थी क्या? ये कहती थी वहीं तो रहना। हाँ, जाना कहाँ है जो 10 बजे तक खा पी लेने की हड़बड़ी है? अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? हमने भी क्या किया, हाँ, आप भी लोगों की तरह रोज काम पर जाते हैं। हाँ, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, पर समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने बताया कि आप रोज सुबह 10-11 बजे तक खाना पीना खा करके हाँ। कपड़ा लत्ता चढ़ा लेते हैं, हाँ, फिर दिन भर कुर्सी मेज पर बैठ करके पढ़ते लिखते रहते हैं। हाँ, संध्या को कपड़ा बदल के फिर इत्मीनान होते हैं। हम्म, जानते हैं इस पर वो क्या बोली? क्या? कहती हैं, गजब का आदमी है, गीता भर कमरा में पूरा दुनिया ही बसा लिया। अच्छा, हाँ। चलो, लो, टिफिन मुझे दे दो। हाँ, एक काम करो, मैं खाना खा लेता हूँ, टिफिन जाके साथ ले लेते जाना, ठीक है? बैठो। हुजूर, हम्म, यहाँ रहते रहते आपके 5 बरस तो हो गए का हुजूर? क्यों? वैसे होने को तो 5 साल से नहीं जाता हूँ।
नहीं मतलब घर के आदमी याद नहीं आते। पहले बहुत याद आते थे, अब तो आदत सी हो गई। फिर भी याद तो आती ही। कौन कौन है घर में? बाबू जी हैं, माँ हैं, दो छोटे भाई बहन हैं। कहाँ रहते हैं सब लोग? प्यार बहुत मामूली। आपका क्या हुआ है? ना, नहीं यहाँ से जाने के बाद पहले वनिया की शादी करूंगा, फिर अपनी भी। यहाँ से जाते वक्त न आपको पूरा 10 करोड़ रुपया मिले। ऐसा किसने कहा भाई? हमसे कौन कहेगा वो? एक दिन ऐसे मालिक लोगन के बतियाते सुना। चलो ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, ठीक है? ये लो, ठीक है, ये ले लो। अच्छा, और हाँ आपको एक चिट्ठी भी देता हूँ, मैंने दे हमको। हाँ, ये चिट्ठी मालिक को दे देना, ठीक है? अच्छा जाओ काम काम। তো আবার একই সেই আপনার একটা দৃশ্য থেকে আরেকটা দৃশ্য মানে পরিবর্তন হচ্ছে। তো সেই মুহূর্তটা আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি। তো নাটকটা খুব সুন্দর, আপনারা ভালো করে যদি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেন দেখবেন আরও ক্লিয়ার হবে। ধন্যবাদ। চলুন আবার আগে দেখি। आप मेहनत तो नहीं करते। बहुत से मामलों में आपको घाटा सिर्फ इसलिए लगता है कि कोई नया काम शुरू करने से पहले आप ज्यादा सोचते जाते हैं। क्या बकवास कर रही हो यार? आखिर हर साल किसी आइटम माइंड के ठेके से तो मुझे फायदा होता था ना। और ये भी तो कहने वाले लोग थे कि इस बार स्माइका माइंड का ठेका आपने लिया था, उसके साथ घाटे की होगी। ओ, अगर ऐसे ही खाता लगता रहा ना तो 2-4 सालों में मैं शॉर्ट पर आ जाऊंगा। मालिक ये चिट्ठी दिए हैं। ठीक है जाओ। सक्सेना थे। गोयल साहब, मैं यहाँ कुछ पंक्तियां विभिन्न भाषाओं में लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन पंक्तियों को विभिन्न भाषाओं के जानकारों से दिखाएं। यदि इन पंक्तियों में एक भी गलती मिलती है तो आप अपने बागीचे से एक हवाई फायर करिएगा, और यदि इन पंक्तियों में एक भी गलती नहीं मिलती तो आप अपने बागीचे से 2 हवाई फायर करिएगा। आपके 2 हवाई फायर करने से मैं ये समझ जाऊंगा कि नई भाषाओं को सीखने का मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। धन्यवाद। ये भी अपने घर का निराला ही आदमी। अब आप इतने जानकार लोगों को कहाँ ढूंढते फिरेंगे? इसमें तो समय भी कम नहीं लगेगा। अरे पहले ये भी तो तय हो कि ये काम कराना भी है या नहीं कराना। मेरी कोई ऐसी मजबूरी है क्या? मजबूरी नहीं है, पर फिर भी अगर क्या फिर भी नाहक कि वो तुम्हारे दिलो दिमाग पे सवार हो रहा है। ये मत भूलो, 2 पौड़ी का इंसान मेरा कैदी है, मालिक नहीं है वो मेरा। नाम देगा, उनकी मैं भी देखती हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते गोयल साहब। अरे भाई, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। क्या करूं, काम में इतना व्यस्त था चाह के भी नहीं आ पाया। फिर आज कैसे आना हो गया? ये आज के अखबार में आपके कैद खाने का लेख लिखा है। अच्छा, सोचा मिल भी लूंगा और ना देखो दिखा भी दूंगा। अजीब कैद, विचित्र कैदी, वाह, हेडिंग तो बहुत बढ़िया। आपने लिखा है? कह सकते हैं जी। वैसे रखूं, देखूंगा। हाँ हाँ, लाएगा आपके लिए। लाइए देखिए क्या लिखा है। हाँ देखो। और आपका कैदी कैसा है? अरे यार, संधि तो शुरू से ही रहा है। रोज उसकी कोई न कोई एक नई सनक रहती है। अच्छा, अरे इस सनक से याद आया, वो कल दीक्षित जी मिले थे। बता रहे थे कि मुझे भी अच्छे बंगले में डाल दिया है। तो हर महीने उसके घर पर 5,000 रुपए भेजने की चिंता लगी रहती है ना। ये किस बात का? ऐसा है
सक्सेना ने मुझसे आग्रह किया था कि जब तक वो कैद खाने के अंदर है तब तक दीक्षित जी उसके घर पे 5,000 रुपये महीना दे दिया करें। तो दीक्षित साहब की शराफत समझिए, वो 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है। अरे भाई, सूद सफेद अगर रुपए मिलने की उम्मीद हो तो कौन ये काम नहीं कर देगा? सो तो है। तो वैसे आप किसी तरह की बात कर रहे थे? लीजिए, आप खुद देख लीजिए। ये मैं तो हमेशा से कहती रही हूँ, उनसे 10 करोड़ रुपए लिए बिना दम नहीं लेगा। पर ये तो कोई चिंता की बात ही नहीं है जी। ये आप उसका छोड़ दीजिए, करेगा यूं करा देगा यूं। ये भी सोचा है, ये काम कराना भी है या नहीं कराना? क्या तुम्हारे में ऐसा कुछ था क्या? तो नहीं था, तब फिर अगर कन्हैया साहब उसके भाषा ज्ञान की बात करवा ही देते हैं, तो उसके मन के मुताबिक 1-2 हवाई फ्लाइट करने से क्या ही हर्ज है। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग इसमें बाद में विचार करेंगे। आखिर होगा वही ना जो ये कहेंगे, हैं? चाहे तो ऐसे रहे, जैसे हर चीज मुझसे पूछ कर ही करते हैं। अगर पूछ कर किया होता तो आधा की ये हालत नहीं होती। बस मुझे बहस नहीं करनी। चलेगा साहब, आप बैठ कर मैडम से बातचीत करिए। तुम्हें जरा एक आदमी से मिलना था। नहीं, मैं अभी चलता हूँ अभी, फिर कभी बैठूँ। तो फिर मुलाकात होती जी। ओ नमस्ते भाभी। वैसे बैठते तो मेरा भी मन बहल जाता। नहीं भाभी जी, फिर कभी बैठूंगा। दरअसल एक ना नया कागज का फायदा है, लेट होने पे पगार काट लेता है। তো বন্ধুরা এখানেও সেই মিউজিকের ব্যাপারটা আছে, তাই আমি কথা বললাম। তো এখানে এই আরেকটা দৃশ্যের থেকে আরেকটা দৃশ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। তো তার মধ্যে একটা কথা মানে গানের কথা চলে আসছে। তো তাই আপনাদের সাথে কথা বলে শেয়ার করলাম। তো আপনারা দেখুন, খুব সুন্দর নাটক, এটা খুব ভালো মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর আগামী মুহূর্তগুলো বুঝতে পারবেন আরও। চলুন দেখি। এই হলো। वाह, आज बाहर हवा काफी अच्छी चल रही है, क्यों ना चलो? हाँ हुजूर। आज तो मैंने अपने फेफड़ों में इतनी हवा भर ली है कि अभी चाहूं तो घंटों बैठकर मालूम में बजा सकता हूँ। क्या बजा सकते हैं हम लोग? आप बोला? तुम नहीं समझे। ये बाजा बजाऊंगा। हाँ। समझा हुजूर। पहले तो ये बाजा आप रात रात भर बजाते रहते हैं। हाँ। हम लोग रात भर जाग करके आपका ये बाजा सुनते रहते हैं। अच्छा, पर इन दिनों तो आप बजाते ही नहीं हैं। चलो आज मैं फिर रात भर बजाऊंगा और कल दिन भर प्रेम से सोऊंगा, ठीक है? क्यों हुजूर? कल काम पर नहीं जाना है क्या? अरे कल संडे है ना, तुम्हें नहीं मालूम? क्या है? संडे मेरा मतलब इतवार है ना, इतवार को कोई काम नहीं, पूरा आराम। समझा हुजूर। क्या बात है राम सेवक, ये आवाज कैसी थी? हुजूर, हुजूर गोली की आवाज थी हुजूर। गोली की आवाज? लेकिन किसने चलाई गोली? और कौन? अपने गोयल साहब थे। गोयल साहब? हाँ, और गोली किसको चलाई? ऐसा ही हुजूर। हवा में ताकत है, हवाई फायर। हाँ भाई साहब, तुमने सुना गोली कितनी बार चली? हाँ, 2 बार धड़ाधड़। तुम्हें ठीक से याद करना, गोली 2 बार चली थी। हाँ हुजूर, हम साफ साफ सुना। पहले एक, फिर दूसरा मारे ढाल से। हाँ चलो, अब मैं आराम से इस पर एक आध धुन बजाऊंगा। हाँ, तुम चाहो तो बैठकर सुन भी सकते हो, ठीक है? बैठ जाओ। नहीं हुजूर, अब हमको चलने दें। असल में हमें छोटे बच्चा के भी अच्छा नहीं लगा। क्या हो गया उसको? कई रोज से होकर पेट चालू है। अरे तो दवा क्यों नहीं कराते? दवा तो बहुत करावा हुजूर, बाकी फायदा नहीं हुआ कौनो। अच्छा, ना, रुको फिर मैं एक दवा बताता हूँ। आप दवा दे देंगे हुजूर? अरे ये चिकित्सा शास्त्र की किताबें भी तो हैं। अच्छा, हाँ सुनो, अरे ये तो बहुत आसान है हुजूर। देख के देखो। हाँ, फायदा ना हो तो रात बिरात खिड़की से जगाकर मुझको बोलना, मैं और दवाएं बोल कर रखता हूँ, ठीक है? जरूर हुजूर। ठीक है। अच्छा हुजूर, राम राम। তো বন্ধুরা আশা করি ভালো লাগছে। তো ওই কপিরাইটের জন্য বাধ্য হয়ে বারবার করে আসতে হচ্ছে, দৃশ্য পরিবর্তন।
আর তার সাথে সাথে কিছু মুহূর্ত মিউজিক দেওয়াতে তা আমি কথা বলছি। দেখুন, খুব ভালো নাটক। তো এটার মধ্যে একটা খুব সুন্দর কথা মেসেজ লুকিয়ে আছে। চলুন দেখি আগে কি হয়, সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। कौन है भैया? अरे काहे घर? आ रहे हैं, आ रहे हैं। साहब, नमस्ते साहब। राम राम। राम सेवक, हाँ मालिक को बोलो मैं आया हूँ। मालिक तो घर में नहीं है हुजूर। अरे तो मालिक हाँ है। तबीयत खराब है, थोड़ा सोआ था। क्या हुआ? तो हम क्या जाने साहब। अच्छा, तो सुनो, एक काम करना, मालिक से बोलना मैं आया था, कुछ जरूरी काम है, फिर से आना, ठीक है? कौन है राम सेवक? वो तनेजा साहब है मालूम। वापस बुलाऊं? अच्छा साहब, साहब आइए। नमस्ते भाभी जी। क्या बात है तनुजा साहब? बैठिए। नहीं भाभी जी, आप आराम करिए, मैं फिर कभी बैठूंगा। कितना आराम करें? आराम में ही तो अस्वस्थ कर दिया है। डॉक्टर कुछ है? हाँ, डॉक्टर ठीक है। तो क्या कहा है उन्होंने? वही जो सब कहते हैं, आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये तो बोले साहब ही आजकल ना उनकी तो खुशी होगा, मालूम ही होगा पेपर मिल में हड़ताल की वजह से कितनी परेशानी है। अरे भाई, परेशानी तो जहाँ तक समझता हूँ कि मुझे ही है, और किससे परेशानी हो गई? बहुत दिन से यही बोले साहब, अभी आदमी की बात चल रही थी। क्या भाई? एक तरफा बातचीत से तो काफी पहले तुम्हें आया थे। बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी मैं ऐसे पत्रकारों से बहुत घृणा है। सच पूछिए तो नफरत करता हूँ। वो केवल हड़तालियों की बात सुनकर उन्हीं के रूप में करने लगे। तो अब क्या कीजिए? वही से तो बात। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी और बात खाती है। पर मैं भी मानने वाला नहीं। एक को नौकरी से निकाल, अगर फिर भी बात नहीं बनी तो बिल में ताला लगा। पर ये तो कोई हल ही ना हुआ। अरे ना हो, एक उनका लीडर है, उससे इतनी दफे बातचीत, मैंने उससे कहा भाई 50,000 रुपए ले लो, कॉम्प्रोमाइज करवा दो, पर मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब तो मेरा फोन तक नहीं रिसीव कर रहा है। और एक तरफ ये सेना जो 10 करोड़ रुपए के लिए नरक भोग रहा है, उस लीडर को मुफ्त का 50,000 रुपए दे रहा है। फिर भी मेरी बात नहीं होती। गोयल साहब, सक्सेना की बात मुझे याद आया, कल दीक्षित जी मिले थे, बता रहे थे कि उनके गांव से चिट्ठी आई है, उनकी माँ की तबीयत काफी खराब है, तो पूछ रहे थे ये बात उन्हें बताई जा सकती है नहीं? अरे भाई, ये तो शब्द क्या होगा होगी ना। हाँ, इसीलिए पूछा। बता दीजिए, इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। पर आप ये क्यों नहीं सोचते, अगर इस बात से भावना में आकर वो कैद छोड़कर चले जाते हैं तो आपको शर्तनामे के मुताबिक 10 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ना मैं सक्सेना को जानता हूँ, इस बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपको विश्वास न हो तो आप खुद कह के देख लीजिए। ये आपका निर्णय है। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ यार। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? अरे लेकिन कल ही तो तुमने फोन किया, तुम बोले शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, तो आज क्या हो गया? क्या
मार्केट क्रैश कर गया। हाँ हाँ, अरे क्या तेरा फिर से बोलो। क्या 40 करोड़ का नुकसान? Oh my God! हाँ, अरे तो करना क्या है यार? पहली फ्लाइट पकड़ो और तुरंत वापस आओ, फिर मैं बात कर रहा हूं। आइए आइए, फिर मैं बात करता हूं। क्या हुआ गोयल साहब? शेयर मार्केट में लॉस हो गया, लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो आपको हमेशा से मना करती रही हूँ, पर आप मेरी बात कभी मानते हैं? अरे मुसीबत मेरे साथ ही क्यों आ रही है? अब करना क्या है? आप मेरे साथ आइए प्लीज। তো বন্ধুরা এখানেও সেই মিউজিকের ব্যাপার আসছে, তো সেইভাবে তার জন্য আমি কথা বলছি। তো নাটকটার মধ্যে একটা কথা লুকিয়ে আছে, সেটা আপনারা মুহূর্তটা যদি প্রতিটা মুহূর্ত ভালো করে ফলো করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। তো সেটাই আর কি। তো এখানে মিউজিক থাকার জন্য আমি বাধ্য হয়ে করছি, কপিরাইট আসছে। চলুন দেখি আবার। तुमसे भी कहा है क्या? नहीं हुजूर, अभी तक तो नहीं कहे। तो फिर इतना घबराने की जरूरत नहीं है, देखो क्या होता है। होगा क्या हुजूर? कहने में कौन टाइम लगा था काम। अच्छा, दूसरों को क्या कहते निकाला? यही कि तू सब काम चोर हो गया, आलसी है, पहले जैसा काम नहीं करता। चले जाओ यहाँ से, हम दूसरा नौकर रख लेंगे, आकर के अपना हिसाब किताब कर लेना। यही सब कह के हुजूर निकाल रहे हैं सब। लेकिन ये तो गलत बात है, मैं नहीं रखना ना रखे, लेकिन किसी को कामचोर, आलसी और बेईमान कहकर निकाल देना तो अच्छी बात नहीं। हुजूर, असल बात तो कुछ और है। इस साल ताबड़तोड़ लगातार इतना घाटा लगा कि दिमाग ठंडा हो गया। अब इतनी औकात कहाँ की घरों में 10-5 को नौकर खटावत फिरे। अच्छा, वो जो कपड़ा मिल में हड़ताल चल रही थी उसका क्या हुआ? होगा क्या? मिल बंद है, बेचने का विचार है, जब तक नहीं बिका तब तक हुजूर जौन इच्छा हो तो खा लें। अभी ढेर सारा काम पड़ा, जब से नौकर चाकर कम हुए हैं तब से काम करत करत दम निकल रहा है। कई आदमियों का काम अकेले करते हो, थोड़ी पगार ही बढ़वा दो। हाँ हुजूर, यहाँ नौकरी पे आफत है, आप कह रहे हैं कि पगार ही बढ़वा दो। हुजूर, जब तक आप यहाँ हैं तब तक हम आप गए तो हमरा छुट्टी। यही खाना पीना देवे बदे एक तो आदमी तो चाहबे करी, तो ही हमको रखे। और अब आपको जाने में शायद 6 महीना बाकी होगा। क्या हुजूर? हाँ, वही समझो। हुजूर, आजकल आप पहले जैसा काम धाम नहीं करते, कपड़ा लत्ता बदल के आप तो नहीं जाते, दिन भर सोचत रहते हैं। अब तो काफी किताब भी नहीं मंगवाते। आखिर में इतना का सोचत है हुजूर? बिना सोचे कुछ होता है नहीं। कभी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, कभी गोयल साहब के बारे में सोचता हूँ, कभी तनेजा जैसे लोगों का भी ख्याल आता है, फिर कभी अपने बारे में सोचता हूँ, और कभी सबके बारे में एक साथ सोचता हूँ। ये लो। ओहो, तनेजा साहब, आइए आइए। वर्षों बाद आज अचानक कैसे याद आई? आना तो काफी समय से चाह रहा था नीरज, पर आप कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ जब कोई चाहे मिल ले।
गोयल साहब से पूछा तो कहने लगे कि शर्तनामे के मुताबिक राम सेवक को छोड़ के आपसे कोई और नहीं मिल सकता। आज आप गोयल साहब से बगावत करके मिलने आए हैं क्या? मैं कोई उनका गुलाम नहीं, क्योंकि बात ना मानना मेरी बगावत नहीं है, और आज तो मैं उनसे पूछ के आया हूँ। अब अपने आने का उद्देश्य भी बता ही दीजिए। करीब 1 महीना पहले कृष्ण से पता चला था कि आपकी माँ क्या हुआ मेरी माँ को? पता चला था कि आपकी माँ की तबीयत काफी खराब है। मैंने उसी समय इस बात की सूचना देनी चाहिए, पर शर्तनामे के मुताबिक ऐसा करना उचित नहीं लगा। तो फिर आज कैसे उचित लगने लगा? बात उचित अनुचित की नहीं है नीरज। कल मुझे पता चला कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और ये एक बात थी जिसे आपको ना बताना घोर अनुचित होता। गोयल साहब तो अभी भी शर्तों के दायरे में रहकर ऐसा करना उचित नहीं मान रहे थे, पर मेरी जिद के आगे आखिर हमें झुकना पड़ा। ये एक बात थी जिसे आपको ना बताना के लिए मेरी आत्मा मुझे कभी माफ न कर पाती। कब मरी है मेरी माँ? करीब 15 दिन हुए। 15 दिन? तनेजा साहब, जब मेरी माँ की हालत सीरियस थी तब आपने नहीं बताया, तो आप 15 दिन बाद मरने की खबर भी आपको नहीं देनी। ये सूचना लेकर आपने इतना बड़ा अपराध किया है जिससे बड़ा अपराध आप कर ही नहीं सकते। अब आप जो भी समझे नीरज, पर मैंने जो भी किया एक नैतिक कर्तव्य समझ कर किया। कुछ नहीं कर सका मैं अपनी माँ के लिए। क्या कर सकता हूँ मैं अपनी माँ के लिए? তো বন্ধুরা যে নাটকটা দেখছেন সেটা হলো আপনার নাটকটার নাম হলো বাজি, এলাহাবাদের ব্যাক স্টেজ দলটার নাম। তো খুব সুন্দর নাটক। আজকে 30 তারিখ, তো ওই হিসাবে আজকে শেষ মানে নাটক। তো আপনারা সেই নাটকের মুহূর্তটা দেখছেন, তা দারুণ নাটক। তা আপনারা যদি ভালো করে প্রতিটা মুহূর্ত বুঝতে চেষ্টা করেন, তা আমি মিউজিকের জন্য মাঝে মাঝে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা আপনারা মনে নেবেন না, কারণ কি কপিরাইট চলে আসছে, তার জন্যই আমি বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থাটা করছি। চলুন আগামী মুহূর্তটা দেখি, চলুন। तुम घर की खस्ता हाल को लेके परेशान हो, और मैं सोच रहा हूँ पता नहीं अब ये घर अपना रहेगा भी या नहीं। तो क्यों? हाँ, बहुत जल्द सक्सेना के कैद की मुद्दत समाप्त होने वाली है। शर्तनामे के मुताबिक मुझे उसे 10 करोड़ रुपए देने होंगे, और व्यापार में लगातार घाटा होने से मैं लगभग बर्बाद हो चुका हूं। बैंक के रुपए भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इस घर को गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो ये सोचना भी बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं होगा ना। 10 साल की सजा काट लेने के बाद एक दिन के लिए आपका सोचकर देखिए, आपने होशियारी की बात सोची ही कब है? फिलहाल तो मुझे 10 करोड़ रुपए की चिंता हो रही है। शर्तनामे के मुताबिक मुझे इतने रुपए देने ही होंगे, और इतने रुपए देने के बाद मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है? मुश्किल से 35 साल। मुझे दम दर का भिखारी बनाकर मेरे ही रुपए पर भेंट करेगा वो। एक दिन उसी से सुनने को मिलेगा कि श्रीमान
खुशियों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज आपके हालात अच्छे नहीं है, मुझे मदद करने दीजिए। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बर्बाद होने से सिर्फ एक चीज रोक सकती है, और वो है सक्सेना की मौत। हाँ, सक्सेना की मौत। बहुत से लोगों के बारे में मैंने सुना है, तो रात को सोए सोते ही नहीं है। अपने आस पास के लोगों को मैंने बड़ा नजदीक से देखा है, जीवन का छोटा मोटा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। 10 साल का नरक भोगकर जिंदा रहकर बचा ये सक्सेना मर क्यों नहीं जाता? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। बाबा पसी कुछ ना मरेगा, जरूर मरेगा सक्सेना। नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। वो मुझसे 10 करोड़ लेके ही मानेगा। मरेगा, जरूर मरेगा। जरूर मरेगा सक्सेना। এখানে দৃশ্য হলো এই ক্যারেক্টারটা মানে ওই সাক্সেনাকে মারার চেষ্টা চলছে, তো সেটা একটা খুব আলাদা ধরনের একটা মিউজিক ব্যবহার করেছে। তো সে মিউজিক ব্যবহার করাতে তো নাটকটা সুন্দর হয়েছে, কিন্তু আমার এই ব্যাপারটাতে কপিরাইট চলে আসছে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন এই নাটক বাজি। তো সেখানের মধ্যে কিছু কিছু জায়গার মধ্যে মিউজিক থাকায় আমি বাধ্য হয়ে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। তো এই মুহূর্তটা দারুণ, তো আপনারা দেখুন মুহূর্তগুলো। ধন্যবাদ, থাকবেন পাশে। कहाँ चले गए थे आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बोलिए कहाँ गए थे आप? कुछ फोन क्यों नहीं घबराए हुए क्यों? बोलिए कहाँ गए थे आप? उसका खून करने गया था मैं। खून? किसका? सक्सेना का। क्या? ये क्या होता जा रहा है आपको? ये क्या किया आपने? अभी उसकी उम्र नहीं जाती। जिंदगी का कौन सा सुख देखा था उसने? हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना। उसे मार नहीं पाया मैं। क्या? हाँ, उसका खून कर नहीं पाया। उसको पता चल गया कि आप उसका खून करने गए थे? नहीं, यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए राम सेवा के क्वार्टर पे भी रुका था। उसे एक दो आवाज भी दी, लेकिन वो सुना ही नहीं। तभी मुझे लगा कि यही मौका अच्छा है, खून का इल्जाम तो राम सेवक के सर पे जाएगा। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं कैद खाने तक पहुंच गया। खिड़की से झांक कर देखा तो
तो वो कुर्सी पर बैठा मेज पे सर रख के सो रहा था। मैंने चाबी गिरा करके भी ये देखना चाहा कि वो सो रहा है या जग रहा है, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। फिर मैं ताला खोलकर भीतर गया, इधर उधर घूम रहा था, देख रहा था, सोच रहा था कैसे एक झटके नहीं उसका काम तमाम कर दूं। लेकिन उसके सोने में इतनी निश्चिंतता थी, इतना इत्मीनान था, मैं अपने अंदर इतना साहस नहीं जुटा पाया कि ये झटके में उसका काम तमाम कर देगा। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे इरादे का उसे पता चल जाए तो सब बात गड़बड़ हो जाएगी। यही सब मैं कुछ सोच ही रहा था कि मुझे मेरे ये कागज मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ, जरूर वो अपने 10 करोड़ रुपए को लेकर क्या क्या सपने बांध रखे वही लिखा भाई। क्या लिखा है, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो नहीं मैंने। पढ़िए। हाँ, बोलो। तो लिखा है, गोयल साहब, कल सूर्योदय के साथ ही मैं यहां से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन यहां से जाने से पहले कुछ बातें आपको बतला देना जरूरी समझता हूं। अपनी कैद के दौरान पिछले 10 वर्षों में मैंने आपकी भेजी किताबें खूब पढ़ी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीवन और स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ भी उन किताबों में कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो उन चीजों को भी अच्छी नहीं मान पाता जिन्हें आपकी किताबों ने जोरदार शब्दों में अच्छा कहा है। बल्कि स्पष्ट कहूं, आपकी किताबें पढ़ते हुए मैंने बार बार खुद को बेपेंदी के घड़े की तरह लुढ़कते हुए महसूस किया। सदियों से मनुष्य को बेचैन कर देने वाले जितने विचार पैदा होते आए हैं उनसे मेरा दिमाग भर गया है। मैं आपकी उन किताबों को तुच्छ समझता हूं, उनका तिरस्कार करता हूं। गोयल साहब, पिछले 10 वर्षों में मैं धरती और उस पर बसने वाले मनुष्यों के बारे में पढ़ता रहा, पढ़कर सोचता रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी किताबें पढ़ते हुए ना तो मैंने कहीं धरती की गंध महसूस की है और ना ही कहीं मनुष्य पाया। हाँ, आपकी किताबें पढ़ते हुए अच्छी शराब के ढेर सारे लक्षणों का बार बार पता चलता है। धरती पर स्वर्ग का वरदान मानकर औरतों का कितने रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिली जिसे मैं पचा नहीं सकता। प्रचंड प्रतिभा वाले आपके कवियों ने परियों जैसी सुंदरियों से मेरी मुलाकातें की। ये सुंदरियां सपनों में आकर कानों में फुसफुसाकर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती रही कि अक्सर मेरा सर चकरा के रख दिया। मेरे कहने पर आपने मुझे धर्मशास्त्र की किताबें दी, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान सब दे, और मैं पढ़ता रहा। यहाँ तक कि नाट्यशास्त्र और कामसूत्र भी पढ़ा, धर्मों का इतिहास पढ़ा, उनकी विवेचना पढ़ी, मनुष्य के बनने की कहानी पढ़ी, दुनिया का इतिहास जाना, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की किताबें भी आप बड़े उदार मन से भेजते रहे। और पिछले 2 सालों में तो मैंने तुलसी, कबीर, मीरा, टैगोर, मीर, गालिब, शेक्सपियर, बायरन, मिल्टन, कालिदास और भास सबको पढ़ा। ये किताबें ही थी जिनकी वजह से मुझे अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ बांग्ला, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं भी आ गई। भारतीय और विदेशी भाषाओं के दर्जनों उपन्यासों, कहानियों और कविताओं की किताबों के नाम तो क्या ही नाम, और कई भाषाएं सीखने का शौक वो तो कब से मन में दबा हुआ था। आपको अचरज होगा गोयल साहब कि पिछले 10 वर्षों में मैंने करीब
600 से अधिक किताबें पढ़ डाली जो मुझे अथाह अगाध सीमा तक ले जाती, एक नई दुनिया में ले जाती और चमत्कार दिखलाती। हालांकि जीवन के व्यवहारों में निश्चय ही ये संभव न होगा, पर इन किताबों को पढ़ते हुए मैंने पहाड़ों पर चढ़कर उगते हुए सूरज को बहुत नजदीक से देखा। वहां मैंने ठीक अपने सर के ऊपर बिजली का चमकना महसूस किया। इन किताबों से मैंने नए नए साम्राज्यों की स्थापना का रहस्य जाना है। आपके कवियों और लेखकों के द्वारा की गई प्रशंसा के उजाले के बावजूद उनके काले चेहरों को मैंने साफ साफ देखा है, जो अपने झूठे अहंकार और मामूली से धन दौलत की रक्षा के लिए गलत से गलत काम करते रहे हैं। यहाँ तक कि निरपराध निर्दोष लोगों की नृशंस हत्याएं की हैं। जी हाँ, हत्याएं। आपकी सोच और आपके विचारों की अब कोई कीमत नहीं। आपके तर्क लचर हो गए और आपने गलत रास्ता अपनाया। आपने सत्य की जगह झूठ को अपना लिया है और झूठ को सच साबित करना ही अपने जीवन का उद्देश्य। रहस्यमयता में आप सौंदर्य देखने लगे हैं। हाँ, आप लोग इस सौंदर्य और अथाह भंडार पर गर्व कर सकते हैं। मृत्यु के गाल में पड़कर इस संसार से सब उसी तरह चले जाएंगे जैसे अपने बिलों में रहते हुए चूहे। जिस तरह सेब और नारंगी के पेड़ पर कभी मेंढक और छिपकली उगाए और गुलाब से घोड़े के पसीने की गंध आने लगे तो आप आश्चर्य करेंगे। ठीक उसी तरह आपके धरती के बदले स्वर्ग चुनने पर मुझे आश्चर्य होता है। धरती जैसी ठोस चीज की तुलना में स्वर्ग और नर्क जैसी काल्पनिक और हवाई चीज पसंद करने वाले आप जैसे लोगों की समस्त जीवन धारा को मैं तुच्छ समझता हूँ, उसका तिरस्कार करता हूँ, बल्कि उनसे घृणा करता हूँ। बकवास कर रहा है ये। शर्त जीत जाने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे गालियां देता रहे और मैं उसे बर्दाश्त करता रहूं। ठीक है? अरे शर्त जीत गया है तो अपने रुपए ले और निकलता बने। हाँ मिस्टर गोयल, आपकी जीवन धारा के प्रति मेरा तिरस्कार इतना बड़ा है जिसे व्यवहार में मैं किसी छोटी बात से प्रमाणित नहीं कर सकता। आपकी जीवन धारा के प्रति अपनी अपार घृणा और घोर तिरस्कार को व्यवहार में प्रमाणित करने के लिए मैं आपके 10 करोड़ रुपए छोड़ रहा हूं। जी हाँ, जिस रुपए को लेकर मैंने कभी स्वर्ग के सपने पाले थे उसे अब मैं तुच्छ समझता हूं। ईश्वर यदि है तो, और प्रकृति को मैं साक्षी मानकर अपने मन, अपने अंतःकरण से ये कह रहा हूं कि मेरी ये मुक्ति, मेरा ये जीवन, स्वास्थ्य और वो सब कुछ जिसे संसार में वरदान कहा जाता है, उन सबसे मुझे विरक्ति हो गई। इसीलिए आपसे 10 करोड़ रुपए पाने के अधिकार से खुद को वंचित करते हुए अपनी सारी शर्तें तोड़कर मैं निर्धारित समय से ठीक 10 मिनट पहले ही कैदखाना छोड़कर निकल जाऊंगा, ताकि आप गोयल साहब अपना धन अपने पास रख सकें। তো বন্ধুরা দেখলেন শেষে যে বাজি ও রেখেছিল সেই বাজি নিজেই হেরে গেল। যে ক্যারেক্টার আর কি সাক্সেনা ওর মানে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ওই সেই বাজি ধরার কথাটা যে 10 কোটি টাকা সেটা সে তার থেকে মুক্ত করে দিল। আর সেখানে যে তার ভুল সেই ভুলগুলো দেখিয়ে দিল। যাই হোক বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, তা আমি সেই ব্যাপারে বর্ণনা করতে যাব না। তো এখানের মধ্যে আপনারা হয়তো এই
কিছু জায়গার মধ্যে মিউজিকের জন্য কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু উপায় না পেয়ে আমি বাধ্য হয়ে সেই দিতে হয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমি আগামী দিনে তা এমনই ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের পাশে আসবো। তো ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা পাশে থাকবেন, যারা ফলো বা সাবস্ক্রাইব করেন তারা করবেন। আশা করি আগামী দিন আমাকে ভালো বন্ধু হিসাবে পাবেন। তার সাথে আমি ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের কাছে আসব, সেই কথা দিলাম। তো এই নাটকটা খুবই একটা ভালো মেসেজ দেয় আমাদেরকে। তা আমাদের যে ধন সম্পত্তি, টাকা পয়সা, সেটা একটা দিকে আছে, সেই জ্ঞান আর পুস্তক সেটা একটা দিকে আছে। সেটাই আর কি আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা এখানে একটা চালানো হয়েছে। তো যাই হোক, ধন্যবাদ বন্ধুরা দেখার জন্য। এবার চলুন দেখি। This evening, for the last 1 hour, backstage have glued all of us in front of the stage, and I bet. May I call upon the actors and of all the parts actors backstage and the backbone of backstage, Shri Praveen Shekharji, a very experienced actor, director. Presently, he's in the board of Sangeet Natak Academy. He comes to, this afternoon we came to know that he comes to Assam to judge plays. He comes to take examinations of candidates who are of Sangeet Natak Academy. And this is actually the second time that he has come to Dibrugarh. He had come here 16 years back in 2009 with a play Hawala. Am I right? And this is the second time. আমার সদস্যসকলক ওপৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। চয়নিকা যিসকল আছে, may I request all our members to come on stage, please. And we from Sayanika are very grateful for his cooperation that he had extended to us to make our তো বন্ধুরা show so successful. বন্ধুরা And this is the second time that he has ভিডিওটা come এখানেই প্রায় শেষ করছি। with his team. তো At a very short notice, নটসূর্য he agreed ফণী to come শর্মার স্মরণে and যে conclude নাট our সমারোহ, মানে নাটক 34th যে সমারোহ drama শেষ হলো গত আমি এতিয়া 28, 29, 30 গামোচাৰে 3 দিন পর পর নাটক হয়ে গেছে। প্রথমটা তো আপনারা জানেন ডিব্রুগড় অঙ্কুরণ, তারপরটা সেই নাটকটার নাম ছিল আপনারা সিজার। তারপরে 29 তারিখে যে কথা নহরপুর, আর আজ হলো এলাহাবাদের ব্যাক স্টেজে ড্রামা বাজি। সেই 3টা নাটক মঞ্চে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হলো। তো এই যে আপনার সমারোহ এখানে শেষ হলো। তো আমি কিছু সময় ভিডিওটা রেখে তারপর শেষ করব। আগামী দিন আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আমি আসবো, এই কথা দিলাম। তো আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করি, যারা যারা এখন আমাকে ফলো বা সাবস্ক্রাইব করেন তারা করবেন। আমাকে ভালো বন্ধু হিসাবে তার সাথে ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। इतने मन से, इतने आत्मीय भाव से, इतने प्रेम से और सच्चे मन से, निर्मल मन से हम लोगों को इतनी दूर से यहाँ बुलाया और इतने अच्छे से सहेज कर यहाँ रखा है। आपका प्रेम, आपका सौजन्य, सब कुछ हम सहेज कर साथ ले जाएंगे और साथ रखेंगे। मेरे साथ इस टीम में शामिल थे गोयल की भूमिका में आपने देखा सतीश तिवारी जी को,
श्रीमती गोयल थी चाहत जायसवाल। इस नाटक में आपने देखा सक्सेना की भूमिका में, और आपने अमर सिंह को देखा। अमर सिंह ने इस नाटक का संगीत बनाया है और उन्होंने वही इस नाटक के सहयोगी निर्देशक भी हैं। राम सेवक की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप श्रीवास्तव। तनेजा का अभिनय किया सिद्धांत चंद्र ने, और रंग आलोक रंग दीपन का काम संभाल रहे थे कृष्णा। To show our affection, we have presented them with our indigenous gamusa, a certificate, and a packet of tea, as they have come to the tea state, tea district of Assam. मैं तुम्हारा बंधु हूँ। And finally, to Praveen ji, तो बंधु जेठू देश दुनिया से है। thank you so much. And a memento कथा from बोला। our side, show our अब देखिए and some tea from the district of tea in Assam. प्रवीण जी, आप जैसे बैक स्टेज का बैकबोन है, हमारे सैनिका के बैकबोन है और ऑडियंस। अगर वो नहीं होते तो आप दीवार और सीलिंग को कहानी सुना देते। So may I request you to kindly say a few words to our beloved and dear audience. मैं बार बार अपने दोस्तों से और लोगों से कहता हूं कि थिएटर, रंगमंच या इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आपको एक परिवार बनाता है, ना आपका नया परिवार बनाता है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को क्रिएट कर देता है। 2009 में प्रोफेसर आदरणीय मानसी शर्मा के माध्यम से यही हुआ था। हमने चयनिका को जाना और उन्होंने ही, उनके साथियों ने, ज्योति दा ने, सिद्धार्थ जी ने, आप सब ने हमें पहली बार बुलाया। पहली बार की स्मृतियाँ हम सब के मन में अमिट हैं, और आप सबका, सिद्धार्थ जी का, मानसी जी का दिया हुआ उपहार, चयनिका का उपहार, सर्टिफिकेट, स्मारिका, गमछा, हम सब ने बहुत संभाल कर रखा है। और जब तक जब उसे लोगों को दिखाते हैं और कभी गमछा पहनते हैं तो कुछ इतरा के चलते हैं, कुछ गुरूर के साथ चलते हैं कि डिब्रूगढ़ में हमें ये सम्मान हासिल हुआ है और ये दोबारा ये अवसर मिला है फिर से यहाँ आने का। और चयनिका के लोगों ने, ज्योति दा ने, उनकी टीम ने, सिद्धार्थ भाई साहब ने, मानसी जी ने जैसे फिर हमें बुलाने का यत्न किया, इसके लिए हम कभी इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। चयनिका के लोगों के लिए मैं क्या कहूँ कि ऐसे भले मानुस, ऐसे सहृदय लोग, प्रेमी लोग, सम्मान देने योग्य, कला को समझने और सहजने के लायक लोग अब बहुत दुर्लभ होते जा रहे हैं। इन लोगों के बारे में आपके पास समय हो तो मैं 2-3 मिनट में एक कहानी सुनाऊं। हमारे शहर में, हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, उसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक बहुत मशहूर टीचर हुआ करते थे, बहुत बड़े शायर थे। आपने नाम सुना होगा फिराक गोरखपुरी का। फिराक साहब, फिराक गोरखपुरी उर्दू के बहुत बड़े लेजेंडरी शायर हैं, उन्हें ज्ञानपीठ का सम्मान वगैरह मिला हुआ है और वो उर्दू लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के आइकन हैं। एक कहानी सुनाया करते थे कि एक थे बरकत अली, मियाँ बरकत अली, बहुत अच्छा काम करते थे, कभी किसी को दुख नहीं दिया, हमेशा नेक काम किया।
यानी उनका जन्नत जाना, स्वर्ग जाना उनका पक्का था। जब वो उनका जीवन पूरा हुआ, उनकी जिंदगी पूरी हुई, आयु खत्म हुई, तो उनको जन्नत यानी स्वर्ग जाना था। स्वर्ग जाने के पहले इतने वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जब भी पृथ्वी पर दुनिया में रहे बरकत अली, उनकी एक आदत थी कि हर काम को क्रिटिसाइज करना, हर काम को बहुत क्रिटिकल ढंग से देखना, हर काम में मीनिंग निकालना, अच्छी भली चीज में बुराई खोजना। ये ऐसी कोई बुराई नहीं थी, तो अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने, खुदा ने इसको इग्नोर किया, उन्हें जन्नत दी। उनके जाने के पहले भगवान ने पूरे जन्नत में, पूरे स्वर्ग में अपने स्टाफ को बुलाया, मीटिंग की कि देखो बरकत अली आ रहा है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, यहाँ से कुछ मीन मेट निकालेगा, कुछ गड़बड़ियाँ निकालेगा, तो स्वर्ग में ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जब बरकत अली पहुँचे तो अल्लाह मियाँ ऊपर वाले ने उनसे मीटिंग की। उनका हाँ भाई बरकत, जाके घूम लो जन्नत में, जहाँ तुमको अच्छा लगे वहाँ तुम रहो। वो गए, घूम के आए। कुछ देर बाद उनसे पूछा भगवान ने, अल्लाह मियाँ ने कि हाँ भाई बरकत, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है ना? उनका हाँ हुजूर सब अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इतना अच्छा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो चिंता के लोगों का इतना अच्छा होना कोई अच्छी बात नहीं है। Thank you so much. You are moved. May I'll take the opportunity to introduce our members. My name is Siddhartha Sharma. My name is Paul Kumar Dedusani. My name is Siban Sambra. Myself Dinesh Das. Myself Mr. Anush Kumar Borua. Hello, myself Mridul Mohan Bar. Thank you. So, my name is Ashok Borua. Myself Tulip Pan Mutachinsu. And over and above this, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वो आज अभी आए नहीं क्या, उनका उम्र है 96, and he's still going strong. Every evening he has come. Thursday he was here. He's come on stage. Dr. Bhavan Sanchaliya, very renowned. So thank you so much for concluding our 34th session of this drama festival, and we would like to express our sincere gratitude to all of you spectators. Without you, we are in space, and thank you so much for supporting us, giving us the encouragement, and every year we think this will be our last, and it is because of your enthusiasm we again get the energy and try and hold another festival, and that's how we reached our 34th year, and hope we will see you next year. Thank you so much. Good night. Good Namaskar. Good night.